बेसिकली पढ़ रहे हैं राजा रणजीत सिंह के लिए, है ना? किसके लिए पढ़ रहे थे? राजा रणजीत सिंह के लिए, है ना? और हम लोगों को बस इतना समझना था कि जो पंजाब वाला इलाका है, जैसे बंगाल का इलाका था, मैसूर का इलाका था, है ना? ये दो इलाके थे कि नहीं थे? इनको अंग्रेजों के द्वारा अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया गया था कि नहीं किया गया था? किया गया था। वो कैसे किया इन लोगों ने? मैंने बताया था आप लोगों के, है ना, कि बंगाल के साथ उन्होंने दो शानदार बैटल किए थे, एक प्लासी का बैटल किया, एक बक्सर का बैटल किया, जिसके तहत उन लोगों ने बंगाल को क्या कर लिया? ऑक्युपाई कर लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया उन लोगों ने। ठीक उसी तरह से मैसूर के साथ में उन्होंने 4 एंग्लो मैसूर वार किए, जिसके तहत उन्होंने हैदर अली को मार दिया सेकंड मैसूर वार में, और फोर्थ में मार दिया किसको? टीपू सुल्तान को, और फाइनली मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लिया। बात समझ आ रही ना? अब ठीक उसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि पंजाब को किस तरह से हम अपने कंट्रोल में लेके आए। किसको कंट्रोल में करना चाह रहे हैं? पंजाब को कंट्रोल में करना चाह रहे थे। पंजाब को क्यों कंट्रोल में करना चाह रहे थे? उनका क्या मोटिव था? इस बात को समझे जरा। उनका पंजाब के साथ क्या रिश्ता बन रहा था? जबकि आप इस बात को समझें कि ब्रिटिश थे कहां पर अपने आप में, यहां पर इस्टेब्लिश थे वो, है ना? उन लोगों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, एक तो बंगाल में बनाई, एक बंबई में बनाई, एक मद्रास में बनाई थी। 3 प्रेसिडेंसी थी उनकी कुल, है ना? अगर उनको एक्सपेंड करना भी था तो साउथ इंडिया में करते, इस वाले इलाके में। हम कह रहे बहुत करते तो यहां तक कर लेते आप, फिर आपको इस वाले इलाके में जाने की क्या जरूरत आ रही थी? बात समझ में आ रही ना? अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना एक्सपेंशन करना ही चाह रही थी तो इतने में कर लेते, ये पूरा इंडिया हो जाता। यानी कि पंजाब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, यहां पर आपको जाने की कहां जरूरत आ रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां क्यों जाना चाह रही है ना? हाँ, इसके लिए नहीं करने का कोई मसला था नहीं। मसला इस बात का था कि जो वर्ल्ड की सिचुएशन थी, जो विश्व की सिचुएशन थी, स्थिति थी, उससे प्रभावित होकर के अंग्रेजों को अपना ये वाला जो पॉलिसी है इसको अपनाना पड़ा है। चक्कर ये है कि ऊपर से रशिया पैसे डाल रहा था। कौन? रशिया। और दूसरा है फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट। और उस टाइम तक चाहे वो रशिया रहा हो या नेपोलियन बोनापार्ट रहा हो, ये दोनों एक बहुत बड़ी पावर थे, एक बहुत बड़ी पावर थी। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का जो राजा था, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत थी उसके पास। यानी कि अकेले फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी तरह से ब्रिटेन को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया, है ना? महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करके नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी तरह से ब्रिटेन को बर्बाद करने का प्रयास किया। एक बात को ध्यान से समझें, ये घटना है लगभग 1800 के आसपास की, 1800 के आसपास की घटना है। अभी भारत में 1857 का रिवोल्ट नहीं हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट जो अपने जीवन का अंतिम युद्ध वाटरलू, है ना, 1815, यानी कि वो हार जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि 1800 के आसपास, है ना? जरा इस बात को समझो कि भी रणजीत सिंह का जन्म कब हो रहा है? 1780 में जन्म हो रहा है उनका, गुजरावाला में। उनका जन्म कब हो रहा है? 1780 में। 20 साल के होंगे, जब 20 साल के हो जाएंगे तभी तो इंडिपेंडेंट होकर के अपना निर्णय ले सकते हैं। यानी कि जब 20 साल के हो रहे होंगे तो समय कितना हो गया होगा? 1800। यानी कि जब राजा रणजीत सिंह पंजाब में शासक हैं, तब फ्रांस में शासक कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना शासक। और उसके किस्सों को नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना हुआ है रणजीत सिंह ने, क्योंकि बहुत से फ्रांसीसी ट्रैवलर उसके टाइम में आ रहे थे, उसके दरबार में, उसके कोर्ट में आते थे, और नेपोलियन बोनापार्ट के किस्सों को वो जानना चाहता था कि सच में क्या इतनी विक्ट्री हासिल की है क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो लोग बताते थे हाँ कि इतनी बड़ी पावर, सुपर पावर। यहां पर जो अंग्रेज अपने आप को दादा समझते हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नेपोलियन बोनापार्ट ने उनको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। तब लोगों को लग रहा था कि जो ब्रिटिश आर्मी है, जो अपराजेय होने की बात करती है कि हमें दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है, उनको तो अकेले मार रहा है नेपोलियन बोनापार्ट। इससे अंदर का जो जील है, उत्साह है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉन्फिडेंट होगा आदमी को कि भैया ये तो बोलते थे कि इनको कोई हरा ही नहीं सकता, अकेले मार रहा है वो आदमी। बात समझ आ रहा है ना? आदमी का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। समझ आ रहा है इस बात को? तो इसका मतलब है कि नेपोलियन बोनापार्ट और राजा रणजीत सिंह ये लगभग लगभग दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं।
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो अंग्रेज लोग हैं वो इस वाले एरिया को छोड़ करके यहां क्यों एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ताकि ऊपर से रसिया का भय जो आ रहा है, क्योंकि रसिया भी इसको कंट्रोल करना चाह रहा है और फ्रांस तो कंट्रोल करना ही चाह रहा था, है ना। और क्या आपको नहीं पता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी भी आई थी, वो भी आई थी, है ना। तो इन दोनों देशों को कंट्रोल करना था, इन दोनों देशों को क्या करना था, कंट्रोल करना था। इन दोनों देशों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये जो नॉर्थ फ्रंट वाला इलाका है, यानी कि अफगानिस्तान वाला इलाका है, बिना उस पर अपना कंट्रोल किए क्या फ्रांस को और रूस को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? नहीं। यानी कि फ्रांस वाली जमीन पर अंग्रेजों का कोई एक आदमी होना चाहिए और पंजाब वाली जमीन पर कोई एक आदमी होना चाहिए जो अंग्रेजों के लिए काम करे। क्योंकि अगर रसिया और फ्रांस इधर से इंटर करते तो खैबर पास से ही होके तो आते भाई। जो गेटवे था हमारे देश का वो तो खैबर पास ही था ना, खैबर दर्रा ही था। बात समझ आ रहा है ना। यानी कि अगर आप इस लैंड रूट से इंडिया में इंटर करना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक मीडियम है, खैबर पास, उसी से आप इंटर कर सकते हैं और दूसरा कोई मीडियम आपके पास था नहीं। और खैबर पास उसी व्यक्ति के कंट्रोल में रहेगा जो अफगानिस्तान या पंजाब का शासक हो। और उस टाइम तक राजा रणजीत सिंह इस पूरे इलाके के तानाशाह थे। अब एक बात बताओ, अब अंग्रेजों के लिए पाकिस्तान और पंजाब और अफगानिस्तान के साथ कंप्रोमाइज करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। इस वजह से जीतना चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको? पाकिस्तान को, यानी कि पंजाब को और अफगानिस्तान को। उसको पंजाब और अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट इनमें है कि कहीं ये लोग अगर इधर से इंटर कर गए दोनों और ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लिए तो हमारी पूरी की पूरी कॉलोनी चली जाएगी। जिस तरह से हम साउथ इंडिया से इंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ऊपर, वैसे ही ऊपर से इंटर करते हुए यहां तक मारेंगे हमको। समझ आ रहा है ना। अंग्रेजों के लिए भय पाकिस्तान राजा रणजीत सिंह या अफगानिस्तान का शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम ये है रशिया और फ्रांस, क्योंकि ये ऊपर से अटैक कर रहे हैं। उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक ऐसा आदमी हो अंग्रेजों का जो उनके लिए काम करे। पता लगा यहां तक आए और फ्रांस और रशिया ने इसको कंट्रोल कर लिया, यहां तक सूचना नहीं आ पा रही है। फिर पता चला दिल्ली में भी आ गए, पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप और सोशल मीडिया थोड़े थे। भाई साहब आ गए, पता चल गया अगले सेकंड में। समझ आ रहा ना। तो यहां अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपना आदमी हो, यानी कि अंग्रेजों का आदमी हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर यहाँ इंटर भी करते हैं, यहाँ अगर अपना आदमी होगा तुरंत वो मैसेज देगा, और मैसेज देगा तो यहाँ से हेल्प करेंगे, और बॉर्डर पे ही रहेंगे तो मार के भगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो, लेकिन ये चैलेंज इतना आसान नहीं है अंग्रेजों के लिए। अब मैंने आप लोगों को समझाया था पहले, गुरु बताए आपको 10 गुरु के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट थे उनकी बात खत्म हुई। गुरु गोविंद सिंह मरते टाइम बंदा बहादुर यानी कि बंदा बैरागी को हायर किए। बंदा बैरागी मारे गए, है ना। बंदा बैरागी साहब मारे गए। जब बंदा बैरागी साहब मारे गए तो उनके बाद एक व्यक्ति पैदा हुआ जो मिसल के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम था नवाब कपूर सिंह। नाम बताया था आपको, नवाब कपूर सिंह। यानी कि बंदा बैरागी के बाद जो सिख लोग थे वो पूरी तरह से बिखर गए थे। उनको यूनाइट करने के लिए नवाब कपूर सिंह ने, जिन्होंने फैजलपुरिया नाम की एक मिसल बनाई थी और दल खालसा बनाया था और शरबत खालसा हुआ करती थी, ये सारी बातें बताई थी। मैंने बताया था कि जब बंदा बैरागी की डेथ हुई तो जो सिख कम्युनिटी थी वो पूरी तरह से बिखर गई। सारे के सारे जो सिख लोग थे उनमें से कई सारे सरदार बने, सब अपने अपने लोग अलग अलग ग्रुप बना लिए। इस तरह से कुल 12 ग्रुप बने। कितने? 12 ग्रुप बने, जो कि मिसल के नाम से जाने गए। उनमें से सबसे बड़ी जो मिसल थी उसका नाम था फैजलपुरिया मिसल, जिसके नवाब कौन थे? नवाब कपूर सिंह साहब थे। और उन्होंने ही सिखों को कंट्रोल करने के लिए दल खालसा बनाया और क्या बनाया था? शरबते खालसा बनाया था, जिसमें ये 12 जो सिख सरदार थे वो आकर के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, है ना। जब नवाब कपूर सिंह थे तो जस्सा सिंह आहलूवालिया का मैंने नाम बताया था। नवाब कपूर सिंह साहब जब मरे तो जस्सा सिंह आहलूवालिया बने। जस्सा सिंह आहलूवालिया के बाद चढ़त सिंह प्रमुख बना। बात समझ आ रही ना। चढ़त सिंह प्रमुख बना। चढ़त सिंह के बाद उनका बेटा महासिंह आया था।
मैंने बताया था आपको। और महासिंह का ही बेटा है जिसका नाम है राजा रणजीत सिंह। बात समझ में आ रही ना? यहां तक की पूरी इतिहास हमने आपको समझाई थी कि इस तरह से, यानी कि बंदा बैरागी के बाद, बंदा बैरागी के बाद और रणजीत सिंह के पहले जो सिखों का इतिहास है वो बड़ा डार्क एज है। यानी कि बंदा बैरागी और रणजीत सिंह के पहले जो सिख हिस्ट्री है वो बहुत डार्क एज में है। ज्यादा लोग कुछ एक्सपेंड नहीं कर पाए, सिर्फ लाइफ को सरवाइव कर पाए। सिर्फ क्या कर पाए हैं? लाइफ को सरवाइव कर पाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए लोग। लेकिन जैसे ही राजा रणजीत सिंह आते हैं वो सभी मिसलों के साथ मिल करके काम करते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि 4 मिसलें रणजीत सिंह से पहले ही एक हो चुकी थी, है ना? और टोटल थी कितनी मिसल? सिर्फ 12, और 12 में 4 यूनाइट हो गई थी। यानी कि 4 सरदार एक दूसरे के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि चारों ने डिसाइड कर लिया कि हम एक साथ लड़ेंगे। अब बात समझ आ रही है? तो यानी कि जब राजा रणजीत सिंह यहां पर शासक है, मान लो यहां पर शासक हैं, तो अफगानिस्तान की स्थिति को भी तो समझना है हम लोगों को। ये मान लो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना? तो यहां पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। नादिर शाह की हत्या किसने की थी? अहमद शाह अब्दाली ने। क्या नाम है? अहमद शाह अब्दाली। और उसके बाद अफगानिस्तान का शासक कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को मरने के बाद राजा कौन बना? तैमूर खान। क्या नाम बना? तैमूर खान। और तैमूर खान के मरने के बाद जो अगला राजा बना उसका नाम है जमान शाह। क्या नाम है? जमान शाह। अब इस बात को समझो कि जो अफगानिस्तान का शासक है, रूलर नादिर शाह, वो अपने आप में एक बड़ी सुप्रीम पावर होती थी। अफगानिस्तान का जो शासक होगा वो अपने आप में सुपर पावर लेके बैठा होता है। नादिर शाह ने यहां से आक्रमण किया और दिल्ली पर धावा बोला है, और दिल्ली को 57 दिन तक लूटा है। समझ आ रहा है? नादिर शाह ने 57 दिन तक दिल्ली को लूटा है, बहुत बुरी तरह से, पूरा कत्लेआम करा दिया है, जिनोसाइड कराया पूरा का पूरा। किसने? नादिर शाह ने। अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार अटैक किया, और अब्दाली के टाइम में सबसे ज्यादा अगर नरसंहार किसी का हुआ, सबसे ज्यादा अगर कोई मारा गया तो वो दिल्ली और पंजाब के सिख लोग मारे गए, सबसे ज्यादा मारे गए लोग। समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि इन दोनों से भारत की जनता भय खाती थी, है ना? इन दोनों से भारत की जनता भय खाती थी, डरते थे इतना ज्यादा, क्योंकि इनका जो प्रकोप था वो भयानक, सिर्फ मार काट करने वाला था, जान से मार देते थे। अब उसके बाद अगला बेटा कौन है? अगला आदमी कौन है? तैमूर। और तैमूर के बाद जो अगला आदमी है उसका नाम है जमान शाह। तो इसका मतलब है कि जो जमान शाह की छवि है भारत में, वो एक क्रूर आदमी की है ना? और भारत की जनता जमान शाह से उतना ही डरती है जितना कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली से डरती है। सुना? और जमान शाह एक बड़ा ताकतवर शासक हुआ। जमान शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पंजाब के राजा रणजीत सिंह के ऊपर अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक कर दिया। लेकिन विषम परिस्थितियों में फंस जाने की वजह से, जमान शाह के विषम परिस्थितियों में फंसने की वजह से वो वापस जा रहा था। कहां? अफगानिस्तान, अपनी कैपिटल वापस जा रहा था। लेकिन इसी बीच में पंजाब वाला एरिया है, जो जब आप जानते हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है, 5 नदियों का प्रदेश, इसलिए पंजाब। तो जब चिनाब नदी से गुजर रहा था, चिनाब है ना, इसी चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। पता है आपको? नहीं पता? चिनाब नदी को ऋग्वेद में अश्किनी के नाम से जाना जाता है, इसे अश्किनी कहा जाता है ना? चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, फिलहाल बन के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? चिनाब नदी को पार करते हुए जब जमान शाह की सेना जा रही थी, जमान शाह की सेना जब पार करके चिनाब नदी को जा रही थी, तो जमान शाह की कुछ तोपें इसी चिनाब नदी में गिर गई। और उस समय चिनाब नदी के आसपास का जो रीजन था उस पर कंट्रोल करते थे राजा रणजीत सिंह साहब, है ना? तो राजा रणजीत सिंह साहब ने चिनाब में गिरी हुई तोपों को निकलवा करके उन सभी तोपों को जमान शाह के पास पंजाब, अफगानिस्तान भेज दिया। कहां भेज दिया? अफगानिस्तान में भेजा। इस बात से जमान शाह बड़ा खुश हुआ। किससे? राजा रणजीत सिंह से बहुत खुश हुआ। उसने, यार गजब का आदमी है, दुश्मन होने के बावजूद उसने हमारी तोपें हमको वापस की, है ना? तो जमान शाह ने
राजा रणजीत सिंह की इस एक्टिविटी की वजह से बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उनसे, और दो शानदार गिफ्ट दिए। एक तो उसने कहा तुम आज के बाद राजा रणजीत सिंह के नाम से जाने जाओगे इतिहास में, और मैं तुम्हें अपना लाहौर सूबा तुमको देता हूं। क्या देता हूं? लाहौर का जो सूबा है वो मैं तुम्हें देता हूं। लाहौर की स्थापना भगवान राम के बेटे लव ने की थी, इसलिए उसे लाहौर कहा जाता है। किसने की थी? भगवान राम के बेटे लव ने की थी, इसलिए उसको लाहौर कहा जाता है, और अपभ्रंश में उसे लाहौर कह दिया गया, ठीक है ना। और हिंदू जो टेक्स्ट ग्रंथ है उसमें लाहौर का इस तरह से जिक्र मिलता है कि राम के बेटे लव खुश हुए थे कि नहीं हुए थे, है ना, लव और खुश हुए थे, उनमें जो लव था उसी ने लाहौर बनाया। समझ में आया? तो जमान साहब बड़ा खुश हुआ और उसने इनको राजा का टाइटल दिया, राजा का टाइटल दिया, और कहा कि तुम लाहौर के सूबेदार हो गए। किसके सूबेदार हो गए? लाहौर के, अब आप सूबेदार हुए। अब जरा राजा रणजीत सिंह को समझो। क्या नाम इनका? राजा रणजीत सिंह। मैंने आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल समझाया कि इनका जन्म 1780 में हुआ। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है गुजरावाला। क्या नाम है? गुजरावाला। और साथ में ये भी बताया कि शुकर चकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था। शुकर चकिया मिसल में इनका भाई साहब का जन्म हुआ था, जिनमें इनके फादर थे कौन? महासिंह। क्या थे? और महासिंह के फादर थे कौन? चढ़त सिंह। कौन थे? चढ़त सिंह। और ये चढ़त सिंह किसका मित्र हुआ करता था? जस्सा सिंह आहलूवालिया का। किसका? जस्सा सिंह आहलूवालिया का। और जस्सा सिंह आहलूवालिया एंड चढ़त सिंह किसको अपने पिता के समान मानते थे? तो नवाब कपूर सिंह को। किसको मानते थे? नवाब कपूर सिंह को। और नवाब कपूर सिंह किसको अपना आदर्श मानते थे? तो माता सुंदरी को। किसको मानते थे? माता सुंदरी को। ध्यान से समझना, गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ। यहां से समझना, माता सुंदरी से कपूर सिंह ने जस्सा सिंह आहलूवालिया को लिया था, एडॉप्ट किया था। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे, ये समझ में आ रहा क्रम? राजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल में पैदा हुए, महासिंह के बेटे थे। महासिंह के पिता कौन हुए? चढ़त सिंह। चढ़त सिंह के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे कौन? जस्सा सिंह आहलूवालिया साहब। जस्सा सिंह आहलूवालिया एंड चढ़त सिंह दोनों अपने पिता के समान मानते थे किसको? कपूर सिंह को। और कपूर सिंह किसको अपना आदर्श मानता था? आइडियल? सुंदरी को। और सुंदरी जी कौन है? हाँ, किसके किसके अंडर में? अरे रुको, हाँ हाँ हाँ, ये सवाल है, ये वाजिब सवाल है, सही सवाल कर रहे हो। ये सही सवाल है कि इसका मतलब है कि आप सूबेदारी ले लिए, इसका मतलब आप जमान साहब के कंट्रोल में काम करने लगे क्या? तो आप फिर इंडिपेंडेंट कैसे हुए? यही तो कहना चाह रहे हो ना? हाँ ठीक। फिलहाल इतनी बात समझ में आई नहीं, वो तुम्हारा आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। तो राजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरावाले में हुआ। ओके, सुकर चकिया मिसल में इनका जन्म हुआ। महासिंह इनके पिता थे। ओके, इनकी माता राजकौर। इनकी माता का नाम क्या है? राजकौर। और इनकी सास के बारे में मैंने बताया था जिनका नाम था सदा कौर। मैंने इसी समय बताया था कि सदा कौर का जो पति है उसका नाम है गुरुबख्श सिंह। क्या नाम है? गुरुबख्श सिंह। मैंने बताया था कि गुरुबख्श सिंह और महासिंह के बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, जिसकी वजह से महासिंह ने गुरुबख्श सिंह को मार दिया। इनके पास एक बेटा हुआ रणजीत सिंह, इनको एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ क्या? मेहताब कौर। क्या नाम है? मेहताब कौर। और गुरुबख्श सिंह की वाइफ कौन है? सदा कौर। कौन है? सदा कौर। है कि नहीं है? ये बता था आपको, है ना। सदा कौर बदला लेना तो चाह रही थी महासिंह से, लेकिन वो समझ चुकी थी कि महासिंह से बड़ा नेता आपको ही मतलब पंजाब में है ही नहीं। अगर हमारी रक्षा होनी है, अगर जमान शाह से बच सकते हैं, या अफगानिस्तान के शासकों से या मुगलों से बचाया जा सकता है, तो एकमात्र आदमी कौन है? महासिंह, है ना। और महासिंह का बेटा कौन है? रणजीत सिंह, जो कि 5 साल का है। मेरी बेटी ने कितनी साल की? मेहताब 5 साल की। दोनों को आपस में मैरिड कराओ, और रिलेटिव हो जाएंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हमारी हेल्प करे। बात समझ आ रही है ना? इस वजह से इन दोनों मिसलों के बीच में रिलेशन हो गया, दोनों रिलेटिव हो गए। और फाइनली रणजीत सिंह की शादी किसके साथ हो गई? मेहताब कौर के साथ में हो गई। और क्योंकि रणजीत सिंह अभी बेचारा 5 साल का था, इस वजह से 3 लोगों की मिलकर एक काउंसिल बनाई गई। 3 की एक काउंसिल बनाई गई, जिसमें मैंने बताया था गुरुबख्श सिंह पहले मर चुका है, महासिंह भी कुछ समय में डेथ हो गई, है ना, थोड़े टाइम के बाद इसकी भी डेथ हो गई। तो फिर राजकौर, सदा कौर और दीवान, है ना, जो दीवान था, वो 3 लोग मिला करके
एक काउंसिल बनाते हैं और उस काउंसिल के माध्यम से राजा रणजीत सिंह 18 से 20 साल तक शासन करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि 18 से 20 साल तक राजा रणजीत सिंह इन 3 लोगों के आधार पर काम कर रहे थे, लेकिन 18 से 20 साल के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए, अपने हिसाब से काम करने लगे। बात समझ में आ रही है? फिर देखो आगे। और इसी बीच में मैंने बताया आप लोगों को कि जमान शाह ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर अटैक कर दिया? रणजीत सिंह के ऊपर। लेकिन रणजीत सिंह ने बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेलते हुए उसकी कुछ तोपें वापस कर दी, जिससे जमान शाह बड़ा प्रभावित हुआ और उसने राजा रणजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार बनाया, लाहौर का सूबेदार बनाया और राजा का टाइटल दिया। अब जरा इस बात को समझना कि जमान शाह का जो कंट्रोल था वो काबुल तक था। कहां तक? काबुल तक था उसका कंट्रोल। लाहौर की जो सूबेदारी हुआ करती थी वो मुगलिया सल्तनत के पास थी। समझ आ रहा है? लाहौर की सूबेदारी किसके पास थी? मुगलिया सल्तनत के पास थी, जो कि डिक्लाइन फेज में चल रही थी। सल्तनत किसी और की सूबेदारी कोई और दे रहा है। सल्तनत लाहौर था किसका? मुगल सत्ता का। और सूबेदारी का राइट कौन दे रहा है? जमान शाह। मतलब कि अब लाहौर पर मुगल सत्ता से ज्यादा अधिकार किसका था? जमान शाह का। लेकिन लीगल अथॉरिटी में देखें तो लाहौर पर राइट किसका होना था? मुगल सत्ता का। लेकिन दिया किसने? जमान शाह ने। समझ में आ रहा है? एक तरीके से देखें तो राजा रणजीत सिंह ना तो मुगलों के अधीन है और ना ही जमान शाह के अधीन है, बफर की तरह काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अकाउंटेबल होंगे किसके लिए? जमान शाह के प्रति। जवाबदेही किसके प्रति होगी? जमान शाह की। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि खिताब उसी ने दिया है, टाइटल उसी ने दिया है, अभी से आप राजा रणजीत सिंह के नाम से जाने गए। क्लियर हुआ? ठीक है। अब राजा रणजीत सिंह के पास क्या मिल गया? लाहौर मिल गया। तो लाहौर को इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बना डाली, यानी कि राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बनाई। उसके बाद जो भंगी मिसल थी, उस भंगी मिसल का अमृतसर पर कंट्रोल हुआ करता था। किसका? भंगी मिसल का अमृतसर पर, वहीं गोल्डन टेम्पल था बगल में, उस पर कंट्रोल हुआ करता था। राजा रणजीत सिंह ने अमृतसर पर धावा बोला और भंगी मिसल के लोगों को मारा और अमृतसर को भी जीत लिया और अमृतसर को अपनी रिलीजियस कैपिटल बना डाला। यानी कि अपनी 2 कैपिटल बनाई राजा रणजीत सिंह ने, एक लाहौर में बनाई और एक कहां बनाई? अमृतसर में। तो एक पॉलिटिकल बनी, एक राजनीतिक राजधानी और एक धार्मिक राजधानी, एक लाहौर और एक अमृतसर। समझ में आ रहा है क्या? अमृतसर का अमृतसर का पुराना नाम का मतलब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब अमरदास हुआ करते थे, अमरदास, तो अमरदास को भगवान अकबर ने 500 बीघा जमीन देने की बात की थी, 500 बीघा जमीन देने की बात की थी, लेकिन अमरदास ने लेने से इनकार कर दिया, है ना। अमरदास की बेटी थी बीबी भानी, तो अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दे दी। बीबी भानी का विवाह हो गया रामदास के साथ। समझ आ रहा है ना? रामदास के साथ हो गया और रामदास को 501 बीघा जमीन मिल गई। तो रामदास ने रामदास नगर बना दिया और जब उनके बाद अर्जुन देव आए तो उन्होंने रामदास नगर को चेंज करके उसको कह दिया अमृतसर। समझ में आ गया? उसको क्या कहा? अमृतसर। और वहीं पर कादरी सिलसिले के सूफी संत मियां मीर के माध्यम से गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहब की नींव डाल दी गई। समझ में आ रहा ना? यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है, जो हरमिंदर साहिब है, उसकी जो नींव डाली गई है वो मियां मीर के द्वारा डाली गई है। यानी कि जो पहली ईंट लगाई वो किसने लगाई? मियां मीर साहब ने लगाई, है ना। ठीक है, जो कि कादरी सिलसिले के संत थे। कई सारे जैसे इनके यहाँ मिसल है, वैसे ही मुसलमानों में जो सूफी संत होते थे उनके यहाँ सिलसिले हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सिलसिले हुआ करते थे। जैसे इनके यहाँ मिसल, वैसे ही सूफी संतों में क्या हुआ करते थे? सिलसिले हुआ करते थे, जिसमें तुमने बहुत बढ़िया सिलसिला सुना होगा, चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला? चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सुना है कि नहीं सुना है? ख्वाजा, अरे भाई ख्वाजा गरीब नवाज का जो अजमेर में दरगाह है, ये तो सुना हो कि नहीं? अजमेर में एक दरगाह है जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानी जाती है। उन्हीं ख्वाजा गरीब नवाज साहब को ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, है ना, जिन्होंने
मुसलमानों के शिया ग्रुप और सुन्नी ग्रुप से अलग होते हुए अपने आप को कहा कि मैं सूफी हूं। मैं क्या हूं? मैं सूफी हूं, ना तो मैं शिया हूं, ना तो मैं सुन्नी हूं, मैं सिर्फ क्या हूं? सूफी हूं, है ना। यानी कि बहुत लिबरल क्लास की विचारधारा को वहां पर उन्होंने जन्म दिया। जैसे इस्लाम में म्यूजिक बैन थी तो उन्होंने म्यूजिक को बढ़ावा दिया, योग बैन था, उन्होंने योग को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह को म्यूजिक और योग के माध्यम से पाया जा सकता है, योग के माध्यम से हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं और म्यूजिक के माध्यम से हम अपने आप को फना कर सकते हैं। कई बार होता ना फना कर देना, तुमने शब्द सुना होगा फना। फना का मतलब होता है अपने आप को अल्लाह में फना कर देना। जैसे तुमने सुना होगा शब्द गजल, तो गजल शिया और सुन्नी थोड़े गाते हैं, गजल कौन गाता है? सूफी गाते हैं। तो गजल क्या है? गजल क्या है? गजल का बहुत बढ़िया मतलब है। गजल का मतलब है कि जैसे तुम लोगों ने जैसे मीराबाई का नाम सुना होगा। मीराबाई भक्ति में आनंदित होकर के नाचने लगती थी, गाने लगती थी, उनको अब मतलब उनका खुद पर नियंत्रण नहीं होता था, है ना। ठीक उसी तरह से गजल में बताया जाता है कि जो गजल गाने वाला होता है ना, गजल गाने वाला होता है और किसी के लिए गजल गाता है, तो गजल जो व्यक्ति गा रहा है और जिसके लिए गा रहा है, उन दोनों के बीच में इस तरह का कनेक्शन होता है, इस तरह का कनेक्शन होता है कि उसकी आंखों से अश्रुधारा निकलती है, और जो अश्रुधारा यानी कि जो आंसू निकल रहे हैं वही गजल है। इतना डीप मतलब निकाला गया है इसका। तो गजल ना तो शिया गाएंगे ना तो सुन्नी गाएगा, कौन गाएगा? सिर्फ सूफी गाएगा। कौन गाएगा? सूफी लोग गाएंगे। और गजल उन्हीं से संबंधित है, म्यूजिक उन्हीं से संबंधित है, योग उन्हीं से संबंधित है। समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने यानी कि राजा रणजीत सिंह ने अपनी दो कैपिटल बनाई, एक लाहौर और एक अमृतसर, दो कैपिटल बना डाली। अब यहां राजा कौन है? जमान शाह। राजा कौन है? जमान शाह। लेकिन कुछ ही समय के बाद जमान शाह की डेथ हो गई। जमान शाह की क्या हो गई? डेथ हो गई। और जमान शाह के बाद एक अगला राजा बना जिसका नाम है शाह शुजा। क्या नाम है? शाह शुजा। तुम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जब 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर अटैक किया था, तो तख्ते ताउस एंड कोहिनूर भी लेके गया था। तख्ते ताउस और कोहिनूर भी लेके गया था, साथ में 20 करोड़ रुपया लेके गया था। 20 करोड़ नहीं, 10 करोड़, सॉरी, 10 करोड़ रुपया भी लेके गया, तख्ते ताउस और कोहिनूर भी लेके गया, इतनी सारी चीजें लेके गया था। ये नादिर शाह से कोहिनूर हीरा अब्दाली के पास आया, अब्दाली के बाद ये तैमूर के पास आया, तैमूर के बाद ये जमान शाह के पास आया। समझ आया? और अब जमान शाह के बाद राजा कौन हुआ? शाह शुजा। कहां? अफगानिस्तान में। शाह शुजा का कमांडर इन चीफ हुआ करता था जिसका नाम है दोस्त मोहम्मद। क्या नाम है? कमांडर इन चीफ है दोस्त मोहम्मद। क्या नाम है इसका? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी आदमी है। वो कमांडर इन चीफ से खुद को बादशाह बनाना चाह रहा है, सुल्तान बनाना चाह रहा है। कहां? अफगानिस्तान का। इस वजह से दोस्त मोहम्मद ने एक कॉन्स्पिरेंसी की, षड्यंत्र किया, किसके खिलाफ? शाह शुजा के खिलाफ। इसको मारना चाह रहा था। जैसे ही इस कॉन्स्पिरेंसी के बारे में, षड्यंत्र के बारे में शाह शुजा को पता चला, शाह शुजा ने अपनी एक छोटी सी गुठली निकाली, पोटरी निकाली, उस पोटरी में नादिर शाह के द्वारा लाया हुआ कोहिनूर गुदरी में डाली और उसको यहीं कमर में खोसा और खोस के फरार हो गया। और भागा तो भागा किधर? भाग के जाओगे कहां? आओगे पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास। समझ में आ रहा है? रणजीत सिंह के पास आए। राजा रणजीत सिंह के पास कौन भाग के आया? शाह शुजा। जब शाह शुजा भाग आया तो अफगानिस्तान का राजा कौन बना? दोस्त मोहम्मद, यानी कि ये सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान जो हो गया, दोस्त मोहम्मद जो था ये सुल्तान बन गया। शाह शुजा भाग के आया कहां पर? पंजाब में। राजा रणजीत सिंह के पास में आया। राजा रणजीत सिंह से कहा, देखो हमारे पास दुनिया का सबसे नायाब हीरा लेके आया हूं मैं, सबसे नायाब हीरा लेके आया हूं मैं। उनका दिखाओ क्या है, क्योंकि पता ही था कोहिनूर था। देखा तो कोहिनूर था। उनका ठीक है, अब इधर ला, पहले तो कोहिनूर इधर ला। शाह शुजा से कोहिनूर तो छीन लिया राजा रणजीत सिंह ने। शाह शुजा ने कहा, देखो अब तो ले तो लिया है, हमें राजा तो बनाओ। दोस्त मोहम्मद को हमारे खिलाफ, वो उसने हमको मारा है, उसको चल के मारो। तो राजा रणजीत सिंह ने कहा, मारेंगे तो
कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम 3 कंडीशन को एक्सेप्ट करो पहले, 3 नहीं 4। क्या क्या महाराज? उसने कहा कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है, प्रॉमिस कर कि पूरी जिंदगी गौ हत्या नहीं करवाएगा। हम महाराज, हमारे लोग भड़क जाएंगे, हमारे लोग तो भड़क जाएंगे, तो हमारा तो शासन खतरे में आ जाएगा। ये कैसे? मान लो हमको राजा, हम आपके माध्यम से राजा बन भी गए, और जैसे हमने आपके अनुसार पहला फरमान जारी करना पड़ेगा हमें कि गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी आज के बाद, हमारे लोग हमारी हत्या कर देंगे, अभी जो हमारे फेवर में है वो हमारी हत्या करने पे आ जाएंगे। हाँ महाराज, ये बहुत गलत हो जाएगा। उसने कहा देखो 4 कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोहिनूर तो ले ही लिया उस आदमी ने। दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसने कहा जब तुम्हारा एक आदमी था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी कहाँ का है? गजनी का। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। शाह शुजा कहाँ का राजा था? अफगानिस्तान। तो महमूद गजनवी ने यहां से सोमनाथ के टेंपल पर अटैक किया था 1025 में। किया था कि नहीं किया था? 1025 में उसने अटैक किया था, और उस समय सोमनाथ टेंपल में, सोमनाथ के मंदिर में चांदी का गेट लगा हुआ था। कैसा गेट? चांदी का गेट लगा हुआ था। समझ आ रहा ना? चांदी का गेट लगा हुआ था। उस चांदी के गेट को उखाड़ करके महमूद गजनवी, गजनवी यानी कि अफगानिस्तान लेके गया था, और वो पूरा का पूरा गेट अफगानिस्तान के राजाओं की सुरक्षा में था। समझ आ रहा ना? रणजीत सिंह ने कहा कि वो गेट भी चाहिए, जैसे तुम राजा बनोगे गेट भी दोगे। उसने गेट दे देंगे महाराज, गेट तो दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन गौहत्या वाला मामला थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, गौहत्या वाला कंट्रोल करा लो। समझ आ रहा ना? इस तरह से उन्होंने लगभग 3-4 डिमांड की, जो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। वो गौ हत्या वाला मामला था कि हम गौ हत्या नहीं बंद करवा पाएंगे। समझ आ रहा ना? लेकिन पंजाब के राजा रणजीत सिंह के लिए मुश्किल तब बना जब यहां पर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज इससे मिले हुए थे। किससे? दोस्त मोहम्मद से मिले हुए थे। तो अंग्रेज किसको बनाना चाहेंगे? दोस्त मोहम्मद को। राजा रणजीत सिंह किसको बनाना चाहता है? शाह शुजा को। लेकिन शाह शुजा गौ हत्या वाले मुद्दे पर जब राजी नहीं हुआ, तो रणजीत सिंह ने दोस्त मोहम्मद को सपोर्ट कर दिया, कोहिनूर ले भी लिया, और दोस्त मोहम्मद को सपोर्ट मारा। समझ में आ रहा है? इस वजह से राजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले इसी बीच में एक ट्रीटी साइन की, जिसे कहा जाता है 1806। साइन कब हुआ? 1806 में साइन हुआ, 1 जनवरी को साइन हुआ। लॉर्ड लेक के साथ साइन हुआ। किसके साथ? लॉर्ड लेक के साथ साइन हुआ, और राजा रणजीत सिंह के बीच में साइन हुआ। इन दोनों लोगों ने साइन कर लिया राजा रणजीत सिंह की लाहौर की ट्रीटी। 4 संधियां दे देंगे पीसीएस में, 4 लोगों के नाम दे देंगे, बोलेंगे कि मैच कराओ। पहले ट्रीटी 1 जनवरी 1806 में हुई, लॉर्ड लेक के साथ हुई। किसके बीच में? राजा रणजीत सिंह के बीच में। राजा रणजीत सिंह ने अगली संधि की है 25 अप्रैल 1809 में, और ये संधि हुई है अमृतसर में। इसे कहते हैं अमृतसर की संधि। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। और इस संधि में ऑकलैंड शामिल है। कौन शामिल है? ऑकलैंड शामिल है, और राजा रणजीत सिंह शामिल हैं। और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो सतलज नदी को माना गया, यानी कि ये जो सतलज नदी थी इसी को बाउंड्री लाइन मान लिया गया। मतलब सतलज के इधर वाले भाग पर अंग्रेजों का अधिकार, सतलज के इधर वाले भाग पर राजा रणजीत सिंह का अधिकार। समझ में आ रहा है? तो 2 संधियां भी याद करनी है आपको, एक कौन सी? लाहौर की ट्रीटी, और एक अमृतसर की ट्रीटी। एक कब हुई? 1806 में, और दूसरी कब हुई? 1809 में। ध्यान रहे अभी कि एंग्लो सिख वार नहीं हुआ है। एंग्लो सिख 2 वार हुए हैं। कितने वार हुए हैं? 2 एंग्लो सिख वार हुए हैं, लेकिन तब हुए जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई है। तब हुए जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हुई, क्योंकि अंग्रेज बिना मतलब में राजा रणजीत सिंह जैसे ताकतवर इंसान के साथ लड़ना नहीं चाह रहा था। तो राजा रणजीत सिंह क्यों नहीं लड़ना चाह रहे थे अंग्रेजों से? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी अंग्रेजों के पास थी, और दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी आर्मी राजा रणजीत सिंह के पास थी। क्योंकि राजा रणजीत सिंह इस बात को समझते थे कि अंग्रेजों के पास जो सेना है वो हमसे बेहतर सेना है, इसलिए हम इनके साथ लड़ करके हमको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पूरे जीवन राजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ कभी उलझे नहीं, कभी लड़े नहीं। सिर्फ किस पर काम चलता रहा? संधियों पर काम चलता रहा। और अंग्रेजों की भी प्रॉब्लम किस बात की थी कि
उधर रशिया और उधर फ्रांस, उनको कंट्रोल करने के लिए राजा रणजीत सिंह को मित्र बनाए रखना पड़ा। लेकिन बात को समझना, उधर जब 1815 में वाटरलू के बाद नेपोलियन मर जाएगा, जब नेपोलियन मरेगा तो अंग्रेज इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि नहीं, निश्चिंत हो जाएंगे कि नहीं, तब तक राजा रणजीत सिंह भी मरेगा। उधर अंग्रेज को चिंता खत्म कि नेपोलियन भी नहीं है, तब अंग्रेजों ने पंजाब का विलय किया है 2 एंग्लो मैसूर वार करके और 2 एंग्लो सिख वार करके। यानी कि जब तक रणजीत सिंह थे तब तक स्थितियां कुछ और थी। जैसे ही रणजीत सिंह की डेथ होती है, उधर नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो जाती है। सारी सिचुएशन किसके अकॉर्डिंग हो जाती है, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, और अंग्रेजों ने फाइनली जाकर उसका विलय कर लिया है। 1849 में पंजाब को विलय कर देना पड़ा, किसमें, ब्रिटिश क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, कोई किताब लेके आया है जो स्पेक्ट्रम वाली है? गया है कोई? नहीं लाए? रुको मैं हाँ, उठा लो हमारे वहीं ऊपर देखो रखी हुई, उठा लो। क्या मिली? अब ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अब कितना आसान रहेगा आपके लिए। देखो ये देखा जो बताने जा रहा हूं, रणजीत सिंह और अंग्रेज टाइटल है ना, खाली ध्यान से सुनना तुम लोग। आप समझो इस बात को, क्या कह रहा है। नेपोलियन की बढ़ती शक्ति, सिर्फ सुनना ध्यान से, अपने आप समझ आ जाएगा। नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता, यही समझा रहे थे, दोनों फ्रेंडशिप कर रहे थे, कि मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिम सीमा, यानी कि वही वाला इलाका, उत्तर पश्चिम सीमा को असुरक्षित महसूस कर पा रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे, क्योंकि रशिया और फ्रांस फ्रेंड हो जाते, है ना। उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को राजा रणजीत सिंह के साथ, देखो 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, मैंने जो बताया अभी, जिसमें सर्व प्रमुख कंडीशन ये थी कि सतलज नदी को दोनों के राज्यों के बीच की सीमा रेखा मान ली जाएगी। बात समझ आई? मैंने जो बताया कि सतलज का इधर वाला एरिया किसके कंट्रोल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और इधर वाला एरिया, यानी कि इधर चाहे जितना अंग्रेज फैले कोई दिक्कत नहीं, इधर चाहे तुम जितना फैलो, यानी कि रणजीत सिंह चाहे जितना जहां अफगानिस्तान चले जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? देखो इसमें आगे लिखा है, रणजीत सिंह को अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया, है ना, कोहिनूर हीरा भेंट किया, लेकिन नाम नहीं बताया इसमें किसने भेंट किया, शाह सुजा। अब यहां से समझो इस बात को कि जो कोहिनूर हीरा है, शाह सुजा के बाद किसके पास आया है, रणजीत सिंह के पास आया। तो राजा रणजीत सिंह की जो डेथ है वो 1839 में हो जाती है। 1839 में जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका बेटा खड़क सिंह राजा बनता है, पंजाब का राजा बनता है। लेकिन खड़क सिंह की भी बहुत कम समय में डेथ हो जाती है। खड़क सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ननिहाल सिंह, वो राजा बनता है, उसकी भी असमय मृत्यु हो जाती है। राजा रणजीत सिंह का एक लास्ट बेटा होता है जिसका नाम होता है राजा दिलीप सिंह।
क्या नाम होता है? राजा दिलीप सिंह। तो कोहिनूर अब किसके पास आ गया? राजा दिलीप सिंह के पास में आ गया। लेकिन उसी बीच में ध्यान से समझना, ये राजा जो रणजीत सिंह है उसकी एक बेगम है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है रानी जिंदन। क्या नाम है? रानी जिंदन। 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, राजा रणजीत सिंह की वाइफ जो रानी जिंदन थी वो बहुत व्यभिचारी टाइप की महिला थी। यानी कि उसने अपने ही दीवान या अपने ही प्रधानमंत्री जिसका नाम था लाल सिंह, उसके साथ अवैध संबंध बना लिए रणजीत सिंह के मरने के बाद। जब अवैध संबंध बना लिए तो सिख कम्युनिटी में रानी जिंदन की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। सिख कम्युनिटी के लोग उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन वो दोनों लाल सिंह और रानी जिंदन एक दूसरे से प्रेम करते थे और वो दिलीप सिंह को कंट्रोल कर लिए, जो कि अभी 5-7 साल का बालक था, और उसके प्रमुख हो गए। उसी बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट आपाधापी कर ही रही थी। समझ आ रहा ना? अब ध्यान से समझना, रानी जिंदन के ऊपर कंट्रोल करने का काम सरदार और सैनिक करेंगे। कौन करेगा? सरदार और सैनिक करेंगे। तो रानी जिंदन के लिए सैनिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है? सैनिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं? रानी जिंदन के लिए और सरदार भी प्रॉब्लम है। तो रानी जिंदन तो चाहेगी ना कि अंग्रेज के साथ सिखों का युद्ध हो, अंग्रेजों के साथ सिखों का क्या हो? युद्ध हो। अगर सिख हार गए तो हम चले जाएंगे किसके पास? राजा अंग्रेजों के पास। और अंग्रेज हारे, मेरी बात को समझो, एक फिर समझो, दो लोग हैं, एक साइड में कौन है? रानी जिंदन, दिलीप सिंह और लाल सिंह। ये दोनों चाहते हैं कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हो। समझ में आ रहा है ना? क्या हो? युद्ध होना चाहिए। एक साइड में कौन है? सिख सैनिक, जो किसी भी कीमत पर जिंदन को देखना पसंद नहीं करते हैं उसकी हरकतों की वजह से, है ना? और दूसरे साइड में है ब्रिटिश, तीसरे साइड में है रानी जिंदर, लाल सिंह और दिलीप सिंह। क्लियर हुआ? रानी जिंदन ये चाहती थी कि अंग्रेजों और सिख सैनिकों के बीच में युद्ध हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? युद्ध हो जाए। अगर सिख सैनिक हार गए और अंग्रेज जीत गए तो क्या है? हम जाके अंग्रेजों से मिल जाएंगे, भाई साहब पंजाब ले लो, हमें इसका राजा, इसकी संरक्षिका बने रहने दो, तब भी हमारी जिंदगी कटती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ आ रहा है ना? अंग्रेज अगर जीत गए तो। समझ आया? इस तरह से उसने बड़ी इसमें एक अलग, मेरे ध्यान से नहीं आ रहा हमारे, एक साइड में कौन है? जिंदन, है ना? ये किसको लड़ाना चाह रही है? ब्रिटिश को और सिखों को, है ना? इन दोनों को लड़ाना चाह रही थी। तो जिंदन को दोनों तरफ से फायदा था, जिंदन को दोनों साइड में फायदा था। कैसे फायदा था? कि अगर ब्रिटिश इनके साथ लड़ते, अगर इनके साथ लड़ते तो ब्रिटिश इनको मारते ही मारते, है ना? अगर इनको मारते तो ये बर्बाद हो जाते, ये बर्बाद हो जाते कि नहीं, पूरा सत्यानाश हो जाता है इनका। तो इनकी तरफ से सिक्योर हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती ना सिक्योर। और इनसे क्या कर लेती? वो फ्रेंडशिप कर लेती। क्या कर लेती? फ्रेंडशिप कर। हाँ, इतना ही मामला है। इनको मरवा करके ब्रिटिशों के साथ क्या करना चाह रही थी? वो फ्रेंडशिप करना चाह रही थी रानी जिंदन, और हुआ भी ऐसा ही, है ना? जो फर्स्ट सिंह आंग्ल सिख हुआ, सेकंड आंग्ल सिख हुआ, है ना? उन सिखों के युद्ध में रानी जिंदन और लाल सिंह ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। विश्वासघात कैसे किया आगे बताएंगे। कि जो बंदूक की गोलियां होती हैं, जो बंदूक की गोलियां होती हैं, सरसों भर भर के दिया है इन लोगों ने। क्या भर के दिया है? सरसों भर के दिया है। ठीक है ना? और इस वजह से, इतनी बड़ी गद्दारी की वजह से सिख सेना हारती है ना? और रानी जिंदन और लाल सिंह और दिलीप सिंह बचते हैं। दिलीप सिंह को राजा बना दिया जाता है, रानी जिंदन को संरक्षिका बना दिया जाता है, और लाल सिंह को वजीर बना दिया जाता है। बस में आ रहा है ना? लेकिन फाइनली अंग्रेजों ने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और 1849 में बाद में जाके पंजाब का विलय किया, और रानी जिंदन को उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ भेजा गया, और दिलीप सिंह को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया। उनकी परीक्षा की पढ़ाई कराने के लिए उनको भेज दिया गया लंदन। और जो कोहिनूर हीरा था, वो कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को सेंड कर दिया गया। किसको सेंड कर दिया गया? रानी विक्टोरिया ने उस कोहिनूर हीरे को अपने थ्रोन में लगा लिया, मुकुट में लगा लिया पूरी तरह से। आज भी वो मुकुट में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? भारत सरकार ने कई बार चैलेंज किया कि कोहिनूर हमारा वापस कर दो, लेकिन वो कहता है कि राजा दिलीप सिंह ने हमको गिफ्ट में दिया है, हमने छीना नहीं है।
दिलीप सिंह ने कैसे किया? गिफ्ट में दिया है। मैंने तुमको कोई कोनो चीज गिफ्ट दिया तो मैंने तो इच्छा से दिया ना। अब मैं ये कहूँ हमारा वो गिफ्ट वापस करो तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। ये किसके लिए शर्म की बात है? हमारे लिए। उसने कहा तुम मांगते किस अधिकार से यार, चुल्लू पर पानी लो, डूब के मर जाओ। अंग्रेज कहते हैं तुमने, उसने क्या कहा कि दिलीप सिंह ने महारानी को गिफ्ट में दिया है, हमने छीना थोड़े है, गिफ्ट में दिया तुम्हारे राजा ने। और गिफ्ट तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए कि गिफ्ट में दी हुई चीजें वापस नहीं दी जाती हैं, इसलिए हम देंगे नहीं। हमने छीना होता तुमसे तो दे देते, लेकिन हमने छीना तो है नहीं। तब से कोहिनूर किसके पास है? महारानी के मुकुट में। कोहिनूर के ऊपर कई सारे लोग दावा करते हैं। क्या पाकिस्तान दावा नहीं करेगा? करेगा। भारत का दावा तो है ही है। अफगानिस्तान दावा नहीं करेगा क्या? अफगानिस्तान का भी दावा है, भारत का भी दावा, पाकिस्तान का भी दावा और अफगानिस्तान का भी दावा। लेकिन किसी के दावे को कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो कहता भैया गिफ्ट में मिला है, और गिफ्ट में मिली चीज किसी को वापस नहीं की। हाँ, 3 पार्ट में, फिलहाल 3 पार्ट में। क्या? एक म्यूजियम में है और शायद एक कहीं और उन्होंने सिक्योर करके रखा है उसे सुरक्षित, और एक मुकुट में लगा लिया है। 3 पार्ट कर दिया गया उसका। हाँ हाँ हाँ, वो सिखों के साथ ये कर रही थी कि उसके साथ ही विश्वासघात कर रही थी। वो चाहती थी कि सिख मारे जाएं। मतलब समझो इस बात को कि सिख ही तो इसको परेशान कर रहे थे, सिख इसको परेशान कर रहे थे, इन्हीं की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाती। तो वो चाह रही थी कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाए, और उसने अंग्रेजों के साथ इस बात की बातचीत की। समझ आ रहा है ना, कि हमें संरक्षिका बना दो, हम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। और उसे ब्रिटिश आर्मी के ऊपर इतना भरोसा था कि ये लोग हार जाएंगे। हाँ, उसको इतना भरोसा था कि ये लोग इनको हरा देंगे, और जब ये हार जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और हम इनके साथ मिलके मेल मिलाप कर लेंगे। हाँ क्या? सिख जीतते ही तब भी राजा दिलीप सिंह ही बनता, लेकिन तब रानी जिंदन और लाल सिंह नहीं बचते, तब वो मारे जाते। अगर सिख सैनिक जीत जाते तब ये रानी जिंदन और लाल सिंह मारे जाते, क्योंकि सिख सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इस बात को कि हमारे यहाँ राजा रणजीत सिंह की वाइफ, इतना प्रसिद्ध राजा जिसने पंजाब का यूनिफिकेशन किया हो, उसकी ही वाइफ इस तरह के व्यभिचार में शामिल हो, जो कि बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही थी, और तुम ऑफिशियल बेगम थी, है ना? तो रानी जिंदन को ऐसा करना नहीं चाहिए था, जबकि सिखों में रानी जिंदन के ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक है आज भी, है ना? ठीक है। कौन? 1849-50 में यहां से चला गया था। 39 में। हाँ, और क्या, 10 साल में बता रहे, सब निपटा दिया हम लोगों ने पूरा। नहीं, अगर 49 में गया होगा तो ये 1850-56 के आसपास चला गया यहाँ से। हाँ हाँ, 1849-50 में चला गया यहाँ से। सबसे छोटा बेटा था सबसे। कल ये और बताएंगे, अभी इनका जो वंशावली है और बताएंगे, और फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन समझाना है। भाई, राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के साथ की है विक्टर जाकमा ने। विक्टर जाकमा जो है वो एक फ्रांसीसी ट्रेवलर था, उसने इनकी तुलना, इनको कंपेयर किया है विक्टर जाकमा ने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। अगर तुम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा हो, है ना, अगर थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा हो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ थी? यहीं पर तो थी, यहीं पर थी ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक घटना घटती है 1826 के आसपास। तुम लोगों ने नाम सुना होगा एक आदमी का, जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। नाम सुना है क्या कभी? है? नाम सुना चार्ल्स मैसन का? नहीं सुना। चार्ल्स मैसन नाम का एक आदमी है जो यहां से निकल करके कहां जा रहा था? पंजाब के राजा रणजीत सिंह के कोर्ट में जा रहा था। जब उसे वो टीले मिले थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के टीले यहीं पर मिले थे उसको, क्योंकि वो कहां जा रहा था? पंजाब के राजा रणजीत सिंह के कोर्ट में जा रहा था। चार्ल्स मैसन का बहुत बड़ा नाम मिलता है, लेकिन उसने इस बात को बोला क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है कहां? पाकिस्तान में है, और उसी लोकेशन में राजा रणजीत सिंह का दरबार भी लगता था।
वो टीलों को जब देखा तो उसने कहा भैया इसके बारे में रिसर्च कराइए। चार्ल्स मैसन ने बोला था कि यहाँ पर रिसर्च कराइए, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन होने का हमें एहसास लग रहा है यहाँ पर। लेकिन दुनिया ने कहा दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन हम हैं, ब्रिटिश। ये भूखे नंगे लोग, इनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं, अनसिविलाइज्ड लोग, इनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन होगी। चार्ल्स मैसन की बातों को ध्यान ही नहीं दिया गया। समझ आ रहा ना? 1921 में जॉन मार्शल ने जब उत्खनन कार्य कराया तब दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर निकल के आई इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में। चार्ल्स मैसन का दावा सही था, और ये चार्ल्स मैसन वही था जिसने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, जो कहां जा रहा था, राजा रणजीत सिंह के कोर्ट में जा रहा था। फिर जब उसकी बात पे ध्यान नहीं, कौन, इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, एक कोई कारण बताया नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक तो एक लंबी फिलॉसफी चल रही थी आर्यन इन्वेजन की, वो थ्योरी तो फेल कर दी गई कि आर्य बाहर के नहीं थे, भारत आर्य यहीं के लोग थे। कुछ लोग बताते हैं कि बाढ़ आ गई थी बहुत ज्यादा। तुम लोगों ने ये मोहनजोदाड़ो वाली मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े वाली, नाम सुना? उसमें देखना तुम, लास्ट में देखना कि बांध के टूट जाने की वजह से बाढ़ आ जाती है, मोहनजोदाड़ो पूरा का पूरा डूब जाता है। जॉन मार्शल नाम का एक स्कॉलर हुआ जो एएसआई का डायरेक्टर जनरल था, आर्कियोलॉजिस्ट थे जॉन मार्शल। उन्होंने कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके डिक्लाइन होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ क्यों आई थी, कैसे पता चला कि आपको बाढ़ आया था? तो उसने कहा कि जब हम लोगों ने वर्टिकल खुदाई की, खुदाई दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब हम लोगों ने वर्टिकल खुदाई की मोहनजोदाड़ो की, तो वर्टिकल खुदाई करने के दौरान 7 लेयर मिले। कितनी लेयर मिली? 7 लेयर मिली। यानी कि वो कह रहा है कि 7 बार बाढ़ आई, 7 बार बसा, यानी कि 7 बार यहां पर बाढ़ आई है सिंधु नदी में, और 7 बार ये डूबा है फिर बसा है। तो एक और बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनसे भी बड़े, तो उन्होंने कहा भैया जब 8वीं बार बाढ़ आई फिर क्यों नहीं बसाए? जब ये 7 बार बाढ़ से खुद को बचा सकते थे तो 8वीं बार बाढ़ आई तो क्यों नहीं बचाया इन्होंने? तो यहां पर ये थ्योरी फेल हो जाती है ना? तो एक ने कहा कि भाई साहब जैसे आज कोविड-19 नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए, बट अपने यहाँ इस समय वैक्सीन वगैरह है तो बच गए सारे लोग। उसने कहा उस टाइम मलेरिया नाम की एक बड़ी भयानक बीमारी हुई थी, जिससे प्लेग नाम की एक बीमारी होती है जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग, बहुत सारे लोग मर गए प्लेग के चक्कर में। तो महामारी पैंडेमिक था, उसने कहा मलेरिया फैल गया था जिसकी वजह से सारे के सारे मर गए। समझ आ रहा है? कुछ ने कहा कि आर्यों ने इन्वेजन कर दिया, कुछ ने कहा कि नदियों ने अपने रूट को चेंज कर दिया। तो भैया नदियां रूट बदल रही थे तो वो अपना लोकेशन बदल देते, है ना? तो थोड़े जाएंगे। इस तरह से एक नहीं बहुत सारे कारण बताए गए। कुछ लोगों ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन हो गया था, है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया था बहुत बड़ा। तो इस तरह के बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, वो कभी देखना, ठीक है? अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। आज से 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, साक्ष्य मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, एविडेंस मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुनिया की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, महिलाओं के लिपस्टिक तक के एविडेंस मिले हैं चानू दड़ों से, और ऐसे लिपस्टिक कि एक बार लगा लो 1 महीने लगाने की फुर्सत, इतनी शानदार लिपस्टिक का एविडेंस मिला है। सौंदर्य प्रसाधन की सारी सामग्री मिली है वहां पर चानू दड़ों से, महिलाओं की। मतलब महिलाएं हमारे यहाँ की आज से श्रृंगार पटार में नहीं रुचि ले रही, आज से 10,000 पहले से इंटरेस्ट ले रही है श्रृंगार पटार में। थोड़ा सा आप लोग तैयार करके रखना, कल कुछ पीसीएस के सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है ना? जो पीटी में आए हुए कुछ सवाल हैं, है ना, पीटी के कुछ जो सवाल हैं पीसीएस में जो आए हुए हैं उनसे रिलेट करते हुए कुछ सवाल आप लोगों को दिखाएंगे, और आप लोगों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझाएंगे और तरीका बताएंगे किस तरह से पढ़ना है आपको, है ना? कि जो किताबें हैं आपके पास, किताबों को सजा करके कवर ववर चढ़ा करके बढ़िया उसको ग्रूमिंग करके जो रखे हुए हो उसको सही से रखने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर 2-3 बार हाइलाइटर चलाओ और पेन चलाओ, तब कुछ होने वाला है। तो कल कुछ सवाल पूछेंगे आपको।